नमस्कार बच्चों, अगर आप भी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना। आंसर लगाने से ये सभी प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है, आवेश के आयतन घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और एक होता है आवेश का आयतन घनत्व। देखो, मैं तीनों यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, इससे अगर तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ गया तो आप अच्छे से लगा के आओगे। देखो, एक होता है आवेश का रेखीय घनत्व जिसे हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं और लेमडा बराबर Q/L फॉर्मूला होता है। एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला Q/A होता है। और एक होता है आवेश का आयतन घनत्व रो द्वारा दर्शाते हैं और Q/V इसका फॉर्मूला होता है। बच्चों, यहाँ पे मैं बता दूं, इसका मात्रक चार्ज का कूलम हुआ और बट्टा में लंबाई का मीटर। ये देखो, चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, फिर ये वाला कूलम हो गया चार्ज का, और ये हमारा ये वॉल्यूम आयतन है तो इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो लगा दो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कूलम प्रति मीटर क्यूब वाला, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सर यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, तो बच्चा पार्टी अगर इसको ऊपर भेजोगे ना तो ये भी माइनस में लग जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। इसमें भी आप इसको ऊपर भेजो तो इसमें ऐसे करके लग जाएगा, फिर इसको भी ऊपर भेजो तो इसमें ऐसे करके लग जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ये तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो जस्ट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बच्चा पार्टी आप देख सकते हो ना कि हमने क्या लिखा है। हमने ये लिखा है कि यहाँ पे देखो रेखीय घनत्व है, यानी कि ये वाला बात है, कूलम प्रति मीटर यहाँ पे दिया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर ए को लगा दो ना जी। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण ही आवेश का रेखीय घनत्व होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण आवेश का पृष्ठ घनत्व है। प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण आवेश का आयतन घनत्व हो जाता है। और ये तीनों के तीनों भैया अदिश राशि है, ये बात भी आप याद रखिए चलिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर बच्चा पार्टी लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग ई कहते हैं। और ई क्या होता है? ई एक सदिश राशि है, ई ही तो विद्युत क्षेत्र है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यहां से आप फोर्स का न्यूटन निकालो, चार्ज का कूलम न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की और आवेश की प्रकृति की। ये सभी के सभी बात आपका क्या है? सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बता के चलो, 5 नंबर सवाल आपके सामने है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को हमने कहा था, ये कूलाम साहब का नियम है। किनका नियम है भैया? कूलाम का नियम है। 5 नंबर सवाल का जवाब आप डी बता के चल रहे हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण बच्चा पार्टी आपने पढ़ा है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या पढ़ा है सर? q बाई, तो r पढ़ा है, तो r के क्या है? r के बच्चा पार्टी v समानुपाती 1/r हो जाएगा। तो किसके है? ये विद्युत विभव के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो 7 नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा है कि सर फाई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए। देखो बच्चों, अगर आपके सामने फाई बी आए तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा गया, चुंबकीय फ्लक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे विद्युत लगा है तो हमने इलेक्ट्रिक ई लगाया। और आपने पढ़ा है कि सर ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर वाला बात आ गया, तो ये
आप लगाओगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, लेकिन सर ऑप्शन में ऐसा तो नहीं दिया गया। तो हमने बताया था ई का दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लगा दो, मीटर से मीटर उड़ा दो, आपके सामने बचा वोल्ट इंटू मीटर। अब लगाओ कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बच्चा पार्टी आपने ये आंसर लगाया था? अगर हाँ तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है। सभी बच्चे डेली क्लास करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस प्यारे से चैनल को। ओके चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है? बच्चों यहाँ पे संबंध Q बराबर NE दिया गया है, इसमें n का मान 4.2 संभव नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है n का मान। ओके चलो, अगला नंबर सवाल है, ये रहा प्रश्न आपके सामने। कूलम्ब बल कैसा बल है? कूलम्ब बल केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताओ 10 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q बताया, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन बटा कूलम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चा पार्टी? और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सर? यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 11 नंबर सवाल है, आवेश के वितरण से क्या होता है? आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। 11 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बता के चलो 12 नंबर सवाल है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है उसका नाम होता है विभवांतर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और बच्चों एक चीज याद रख लो, विभवांतर को किसमें मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग 13 नंबर सवाल है कि किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? हमने पढ़ा है C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D, यानी कि सर इसमें जो ऑप्शन में आवेश दिया गया है, इसमें आवेश तो है नहीं, तो आवेश पर निर्भर ये नहीं करता है। ओके चलो, ये बता के चलो पिको फैराड किसका मात्रक है? हमने बता के चला, आपके सामने आए पिको फैराड, आपके सामने क्या आए? आपके सामने आए माइक्रो फैराड या फिर आए फैराड। ये तीनों में से कोई आ रहा है, आप बताओगे वैद्युत धारिता। और बच्चों ये सभी प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि एक माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड होता है, पिको फैराड बराबर कितना होता है, तो ये सब बात भी आप याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा 15 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ये सीधे रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके चलो, ये बता के चलो, एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान भी सीधे रूप से बढ़ता है। 16 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला बता के चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने और पूछा जा रहा है कि 3 संधारित्र है भैया, उसमें क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? देखो एक समांतर क्रम होता है जिसमें कि अगर 3 संधारित्र होता तो जोड़ देते, सीधा 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम है बच्चा पार्टी, तो ये हम लिखते हैं 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c। 3 को है ना सर, तो 1/c लिखो, फिर 1/c लिखो। तो क्या लगता है यहाँ पे बच्चा पार्टी, आप तीनों का लघुत्तम गुत्तम लेना जानते हो ना, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर लिखोगे 3/c हो जाएगा, होगा ना। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है सर? c इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो बराबर में क्या होगा, c बटा में 3 होगा। कोई भी ऑप्शन अगर मिल रहा है तो हमारा करेक्ट होगा। 17 नंबर सवाल का जवाब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? हमने जाना है कि सर एम्पियर जो मात्रक होता है ना, एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, हमने पढ़ा है ना बच्चों। और आपने पढ़ा है कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है ना। ये I क्या है, धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर, अगर चार्ज का कूलम मात्रक है और टाइम को ऊपर भेज दो तो सेकंड हो जाएगा, तो 1 कूलम बराबर 1 कूलम पर सेकंड हो जाएगा। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चा पार्टी बट्टा में लगना जरूरी है, ये ओम वाला तो नहीं होगा, ये तो गुणा में है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि गुणा में लगा, और ये वोल्ट ओम नहीं होता इसमें। चलो अगला बता के चलो, 19 नंबर सवाल है, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर है तो बहुत कम नहीं होगा, एमीटर का बहुत कम होता है। अगर बच्चा पार्टी आपके सामने आ जाए आधा
आदर्श, क्या आदर्श एमीटर आ जाए तब आप क्या बताओगे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध सर शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ओके, बता के चलोगे ना एग्जाम में। चलो, ये रहा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किलोवाट घंटा ऐसे ऊर्जा का मात्रक है। आपने पढ़ा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कौन सा होता है, 6 और जूल होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछेगा क्या मापता, तो ऊर्जा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल। यहाँ पे कूलम मत लगाइयो क्योंकि वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, चलो अगला बता के चलो। 22 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपने पढ़ा ये किरचॉफ साहब का पहला नियम है जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और किरचॉफ साहब का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो। 23 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में विभवांतर को, लो भैया हमने बताया था, हमने ये बताया था कि विभवांतर को हमने किस में मापा था, वोल्ट में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर हमने बता के चला था आपको। चलो अगला बता के चलो, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को क्या ऊष्मा में बदल देता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक भी मैं यहाँ पे बता दूं, ओम होता है, और 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। कैसे हुआ, आपने पढ़ा आर बराबर भी बट्टा में आई। आर क्या है, प्रतिरोध, तो इसका मात्रक ओम हुआ, तो 1 ओम बराबर, इसको ऊपर भेज दो तो 1, और ये वोल्ट है तो वोल्ट लिखो, इसको ऊपर भेजो, एम्पियर इनवर्स लग जाएगा। तो यही बात तो हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा किरचॉफ का बिंदु नियम, यानी कि पहला नियम बच्चों आवेश संरक्षण हमने बताया, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। ये बात आप बहुत अच्छे से मान के चलते हो। 25 नंबर सवाल का जवाब आपने ऑप्शन बी को लगा दिया। चलो नेक्स्ट बताओ, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, विद्युतीय विभव में अंतर होता है। नेक्स्ट बताओ आप लोग, 27 नंबर सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध भी और निम्न प्रतिरोध भी, ए और बी दोनों, यानी कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, आदर्श वोल्ट मीटर। देखो हमने बताया था ऊपर में सिर्फ एमीटर का बताया था जो कि बहुत कम हुआ था, आदर्श एमीटर का बताया जो कि शून्य हुआ था, लेकिन अगर आदर्श वोल्ट मीटर हो आप अनंत बता के चलिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बच्चा पार्टी, क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया, यस नो एक बार सभी बच्चे बताते हुए चलिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे आप लोग बता के चलो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। हमने पढ़ा है सर, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। एच क्या है, एच एक कांस्टेंट है। एच एक क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे बच्चा पार्टी हमने कहा है ये प्लांक स्थिरांक होता है। क्या होता है, ये प्लांक स्थिरांक होता है। और ये प्लांक स्थिरांक ही आपसे पूछा गया है, तो एच को निकालो ना। एच बराबर क्या होगा, एच बराबर बच्चा पार्टी ई बटा में भी हो जाएगा। देखो अब आप एनर्जी वाला है तो बात आप जूल लगा दोगे, फिर ऊर्जा है, आवृत्ति है बच्चा पार्टी, यहाँ पे आवृत्ति है तो आवृत्ति का सेकंड इनवर्स लगाओगे ना, तो ऊपर भेज दो जूल सेकंड। इसका तो मात्रक निकला सर, हमें तो ये वीमा पूछ दिया है तो निकाल लो ना यहीं से। जूल वाला का क्या होगा, ऊर्जा वाला ml2 t-2 होता है, बटा में आवृत्ति का सेकंड इनवर्स, तो टाइम इनवर्स लिख दो। इसको ऊपर कर दो, ml2 है फिर t-2 है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो t-1 बचेगा। तो बता दो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है ये बता के चलो।
चलो 6.626 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे याद रखना 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड, क्योंकि इसका मात्रक यही होता है। ओके, चलो अगला बता के चलो, लोहा कैसा होता है? लोहा भैया लोह चुंबकीय होता है। लोहा कैसा होगा? लोह चुंबकीय होगा। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान भैया 0 डिग्री होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, तो ये नहीं लगाना, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? यहाँ पे बच्चों चुंबकीय प्रेरण आपके सामने स्पष्ट किया गया है, आपने बता के चला वेबर होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, ये रहा, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक जो माने जाते हैं वो फैराडे साहब है, ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। ओके, चलो 36 नंबर सवाल आपके सामने है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्यता को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो बताओ, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? देखो आपके सामने प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए, अगर ये सब आ रहा है तो आप हेनरी लगा के चलो। 1 हेनरी बराबर 10 पर पावर कौन सा होता है? 3 मिली हेनरी होता है, यानी कि 1000 मिली हेनरी आपने बता के चला। ओके, चलो 38 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? जस्ट हमने बताया 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये बताओ कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली कौन सी धारा, तो जिसे हम डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा कहते हैं बच्चों। चलो 40 नंबर सवाल, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ताम्र क्षय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ताम्र क्षय, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रतिबाधा का मात्रक आपके सामने, प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, धारितीय प्रतिघात है, प्रतिघात है, ये सभी आ रहा है, तो आप ओम बता के चलो ना, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्मीय प्रभाव को ये प्रदर्शित करेगी। 42 का ऑप्शन बी आप बता रहे हो। ओके, चलो ये बताओ, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वो वोल्टेज है। अपचाई ट्रांसफार्मर में बच्चों वोल्टेज घटती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, चलो ये बताओ, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? बच्चों यहाँ पे बताओ कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? 44 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वो 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, एक्स किरण क्या होता है? एक्स रे बच्चा पार्टी वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आप क्या बता रहे हो? 45 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। ओके, चलो 46 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो कौन सा होगा। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? आप क्या बताओगे? होने वाला तो कैथोड किरण है, नहीं होने वाला क्या होता है? गामा किरण होता है ना बच्चा पार्टी। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 47 नंबर सवाल है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण माइक्रोवेव्स होता है, यानी कि माइक्रो तरंग जिसे कहते हो आप। चलो अगला बताओ। 48 नंबर सवाल है, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होता है? रॉक साल्ट होता है। क्या होता है सर? रॉक साल्ट, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किसे करते हैं? कोहरा वाला बात है भैया, एक बार बता दो जल्दी से, वो अवरक्त किरण होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक एस एम इनवर्स होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो बताओ, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाती है। आप ऑप्शन ए बता के चलोगे, आपने पढ़ा होगा बीटा बराबर क्या होता है? डी लेमडा बट्टा में डी होता है। ये फॉर्मूला तो भैया सिद्ध भी कर लेना और याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सब यहां से बन जाता है। चलो अगला बता के चलो। 52 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि ये ध्रुवण को प्रदर्शित करता है, पोलराइजेशन को ये प्रदर्शित करता है। चलो नेक्स्ट बताओ, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? आपने पढ़ा है कि सर्वाधिक जो अपवर्तनांक होगा, सबसे अधिक जो होगा वो हीरा का होता है, 2.42 होता है। ये किसी का मात्रक नहीं है, इसलिए ऐसा भ्रम में मत रहना कि सर ने बताया सबसे अधिक होता है तो यही लगा देते, गलत हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और आपने ये पढ़ा, हीरा का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। जिसका जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा, ये बात आप याद रख
के चलिएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो, ये रहा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत है। ओके, चलो 55 नंबर सवाल है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो ये बताओ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है, मुड़ जाती है। और मुड़ने वाला बात अगर आपके सामने आए तो आपने पढ़ा है, सर अपवर्तन होता है प्रकाश का। ओके, चलो अगला बता के चलो, ये रहा दो उत्तल लेंस क्या है, एक दूसरे के संपर्क में है तो उसका समतुल्य पूछा गया तो उत्तल ही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा 58 नंबर सवाल, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है। हमने बताया दीर्घ दृष्टि दोष वाला उत्तल लेंस का यूज करता है। निकट दृष्टि दोष भैया, निकट वाला बात आए ना तो वो अवतल होता है। और बेलनाकार अबिंदुकता को दूर करता है। बेलनाकार बच्चा पार्टी अबिंदुकता को दूर करना है। और एक जरा दृष्टि दोष होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। जरा दृष्टि दोष कौन सा होता है, जरा दृष्टि दोष के लिए होता है बाइफोकल लेंस। ये भी बात आप याद रख के चलिएगा। चलो 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। आपने पढ़ा है तीव्रता होता है। क्या एक बार बताओ इसका सही आंसर, तीव्रता लगा के चलते हो आप लोग। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ होता है क्या, या फिर एक होता है E बराबर hν, तो मतलब hν हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो ये रहा 61 नंबर सवाल, नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। आपने पढ़ा है ये सर, ये कोई परमाणु है, इसके केंद्र में जो होता है ना ये नाभिक है। और नाभिक जो बना हुआ होता है वो प्रोटॉन परस किससे, न्यूट्रॉन से बना होता है। क्या, किससे, p+n से बना हुआ होता है ना बच्चों। ये अगर परमाणु का आकार पूछे तो ये एंगस्ट्रम में होता है, 10⁻⁻10 मीटर जिसे कहते हो। उसके बाद नाभिक की त्रिज्या की कोटि अगर आपसे पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर में होता है। तो आपसे नाभिक वाला बात पूछा है ना, तो आप 10⁻⁻15 बता के चलोगे। ओके बच्चों, चलो और याद रखिएगा नाभिक की जो ये नाभिक जो बना होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। चलो अगला बता के चलो 62 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन सा रहता है। तो कुल आवेश भी होता है, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी होता है बच्चों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई है। वोल्ट जो है विद्युत विभव या फिर विभवांतर का मात्रक, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर धारा का, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है, ये मात्रक विहीन होता है बच्चों। चलो ये बता के चलो, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है। किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान भैया ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 65 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार, नैंड गेट को सार्वजनिक तर्क द्वार माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो ये बताओ 15 का द्विआधारी क्या होगा, तो निकाल लेंगे भैया, निकाल लेंगे ना, क्योंकि जानते हैं निकालना। 2 से लगाएंगे 7 दूना के 14, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 3 दूना के 6, 1 शेष बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, शेष 1 बचा। अब नीचे से ऊपर चलना है आपको, एक ये है तो एक लिखो, फिर ये एक, फिर एक, फिर एक, 4 गो एक है, 2 लगा दो द्विआधारी, 4 गो एक वाला ऑप्शन सी में दिया गया। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है। आप क्या करो, आप जो हमें 18 का निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके, चलो अगला बता के चलो, ये रहा एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक है, बताओ कौन सा होगा। एन टाइप वाला पूछा गया सर, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि पी टाइप वाला होल होता है। पी टाइप वाला क्या होता है, ये पी टाइप वाला अगर है तो ये होल हो जाता है, यानी कि वीवर छिद्र जिसे बोलते हो। चलो अगला बता के चलो 68 नंबर सवाल है, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं। आयाम होता है, आवृत्ति होता है, कला होता है, 3 प्रकार के होते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ 69 नंबर सवाल है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा को किसके द्वारा प्राप्त करता है। नाभिकीय, नाभिकीय कहाँ है, संलयन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 70 नंबर सवाल, और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। आपने पढ़ा है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं ना बच्चों। और प्रकाश वर्ष का मान ज्यादातर पूछ देता है, मान होता है 9.46 गुणा 10⁻15, और मीटर में तो यहाँ पे माइनस मत लगाना, ये प्रकाश वर्ष का मान होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या तैयार रहिएगा बच्चा पार्टी, इसीलिए सभी बच्चे क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लेने का अगर आप नए जुड़ रहे हो। ओके बच्चों, मिलते फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर।